सो हेलो गाइस, तो मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जनवरी मंथ का ये हमारा लास्ट यानी कि फोर्थ वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। एक्चुअली में केंद्र सरकार अभी मनरेगा के तहत 100 दिन न्यूनतम रोजगार गारंटी दे रही है, पर अभी उत्तराखंड की सरकार ने मनरेगा के तहत राज्य के लोगों को कम से कम 150 दिन रोजगार गारंटी देने का फैसला किया है। तो अब ये जो 50 दिन एक्स्ट्रा होंगे ना, तो अब 50 दिन एक्स्ट्रा होने पर हर मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर को कम से कम 10,000 रुपए का फायदा होगा। और इसी के साथ उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने राज्य के बेरोजगारों को नौकरी के अवसरों की खोज करने में मदद करने के लिए उत्तराखंड आजीविका एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। देखो, उत्तराखंड की दो कैपिटल है। विंटर कैपिटल इसकी देहरादून है और समर कैपिटल ग्रीष्मकालीन राजधानी है इसकी गैरसैंण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और एक और व्यक्ति का नाम याद रखो, अभी नए चीफ जस्टिस बने यहाँ के, कौन? राघवेंद्र सिंह चौहान। और देखो, उत्तराखंड से 2 पॉइंट याद रख लो आप कि भारत का पहला मोस गार्डन ये विकसित किया गया नैनीताल जिले में, और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। बाकी भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? मेघालय में। और पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल ये स्थापित किया गया असम में, असम के डिब्रूगढ़ में। और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में बना। तो ये भी ध्यान रखो। फिर है, अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। गुच्छी मशरूम इसको स्थानीय रूप से घंटू कहा जाता है और अभी इसी को मिला है जीआई टैग। और ये जो गुच्छी मशरूम है ये काफी ज्यादा महंगे होते हैं। यूं समझ लीजिए आप, 500 ग्राम ये 18,000 रुपए का आता है, लेकिन स्वास्थ्य लाभ से ये भरपूर होते हैं। इससे पहले आपको याद होगा जम्मू कश्मीर की कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग मिल चुका है। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वर्तमान में, वो कौन है? मनोज सिन्हा है। और जम्मू कश्मीर की भी 2 कैपिटल है। विंटर कैपिटल इसकी जम्मू है और श्रीनगर इसकी समर कैपिटल है। फिर है, सुंदरम फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नामित किया गया? तो आंसर होगा राजीव लोचन को। और ये टीटी श्रीनिवास राघवन की जगह लेंगे। देखो, सुंदरम फाइनेंस के जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई तमिलनाडु में। बाकी सोमा मंडल ये सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। तरुण कुमार एनसीसी के डायरेक्टर जनरल बने और संजय कपूर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के ये प्रेसिडेंट बने। फिर है, एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सिद्धार्थ मोहंती को। सिद्धार्थ मोहंती ये भारत के सबसे बड़े बीमा कंपनी एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। और ये किनकी जगह लेंगे? टीसी सुशील कुमार की जगह लेंगे। आपको बता दूं, देखो, एलआईसी में 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष तो एमआर कुमार है, वो तो नाम आपको याद रखना है। बाकी 4 मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है एक बार मैं आपको बता दूं। राजकुमार, मुकेश कुमार, विपिन आनंद और अब ये नए बन गए सिद्धार्थ मोहंती। बाकी रमेश बाबू ये करूर वैश्य बैंक के एमडी सीईओ हैं। अतनु कुमार दास बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं और संजीव चड्डा बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी सीईओ हैं। फिर है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा अमेरिका। तो इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंक मिली है। और इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 138 देशों को रैंक किया गया, जिसमें टॉप पे यूएसए है, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे चाइना और फोर्थ पे है भारत। मतलब भारत के पास 542 लड़ाकू विमान हैं, 17 पनडुब्बियां हैं, 4,730 टैंक हैं और 37 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। तो टॉप पे इसमें याद रखना अमेरिका है। अच्छा, अब देखो, ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है जिसमें टॉप पे अमेरिका है, भारत चौथे स्थान पे। यहीं से लिंक करके आप याद रख सकते हो, कुछ समय पहले एशिया पावर इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें भी टॉप पे रहा था यूएसए और भारत चौथे स्थान पे था। तो याद रखना आसान होगा आपके लिए। और इसी तरह से इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें भी टॉप पे रहा था यूएसए, पर उसमें भारत 40वें स्थान पे था। फिर एक, किस राज्य की सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने इस आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया। तो इस योजना में कोविड-19 और
हीमोडायलिसिस रोगों को भी शामिल किया जाएगा और इस योजना में लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। राजस्थान, देखो इसकी कैपिटल जयपुर है, जिसे पिंक सिटी बोलते हैं, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं और इंद्रजीत मोहंती चीफ जस्टिस है। फिर हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के टॉप 300 सहकारी संस्थाओं में टॉप पे कौन रहा? तो आंसर होगा इफ्को। इफ्को मतलब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो विश्व की टॉप 300 सहकारी समितियों में टॉप पे रहा है ये इफ्को। और ये जो रैंकिंग है ये प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी पर कारोबार के अनुपात पर आधारित है। मतलब ये जो रैंकिंग है ये बेस्ड है टर्नओवर और जीडीपी के रेशो पे यानी कि अनुपात पे, जिसमें टॉप पे रहा है इफ्को। पर अगर हम ओवरऑल टर्नओवर रैंकिंग की बात करेंगे तो फिर इफ्को 65 नंबर पर है। ये भी आप ध्यान रखना, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। फिर से सुनो, अगर हम जो रैंकिंग निकाल रहे हैं, इस जो क्वेश्चन में निकाली गई है, ये जो रैंकिंग है ये टर्नओवर और जीडीपी के रेशो के बिहाफ पर है, जिसमें इफ्को टॉप पर है। लेकिन अगर अपन रैंकिंग निकालते हैं ओवरऑल टर्नओवर के बेसिस पे तो फिर इफ्को 65 नंबर पे आता है। और इस रैंकिंग को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने जारी किया है, ये भी आप ध्यान रखो। अच्छा, इफ्को के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर यूएस अवस्थी। फिर हाल ही में किस बैंक के द्वारा इंस्टा एफएक्स नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों को आसानी से विदेशी मुद्रा प्रीपेड कार्ड प्राप्त करने में मदद करने के लिए ये इंस्टा एफएक्स मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक पैसे बदलने वालों की मदद के लिए ऐसी डिजिटल सर्विस देने वाला पहला बैंक बन गया। बाकी आपको याद होगा अभी भारतीय सेना ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ सैन्य वेतन पैकेज के लिए समझौता किया था। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आपको याद होगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च किया था। और लक्ष्मी विलास बैंक तो आप जानते ही हो, उसका मर्जर हो गया, विलय हो गया डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया में। फिर अगला प्रश्न है कि किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सेफ पे शुरू किया? तो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए एयरटेल सेफ पे को लॉन्च किया है, जो डिजिटली रूप से भुगतान करने का एक सुरक्षित तरीका है। तो इसके माध्यम से यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या नेट बैंकिंग आधारित भुगतान करने वाले एयरटेल ग्राहकों को अब उनकी स्पष्ट सहमति के बिना उनके खाते से पैसे निकाले जाने की चिंता नहीं होगी। एयरटेल पेमेंट बैंक के सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास। फिर हाल ही में माता प्रसाद का निधन हो गया। ये किस राज्य के पूर्व गवर्नर रहे? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के। तो एक तो ये नाम ध्यान रख सकते हैं आप, और एक और नाम मैं आपको बताऊंगा। अभी पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि चेन्नई में अडियार कैंसर इंस्टीट्यूट की चेयरमैन थी, उनका नाम था डॉक्टर वी शांता। उनका भी अभी निधन हो गया। उन्हें काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार मिल चुके हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर वी शांता उनका नाम था। और अभी मलयालम अभिनेता उन्नी कृष्णन नंबूथिरी का भी निधन हो गया। मलयालम अभिनेता थे ये। फिर अगला प्रश्न है कि अभी किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लैस औरा नाम से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। तो अभी एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए विशेष रूप से किफायती मूल्य पर कई स्वास्थ्य और कल्याणकारी सुविधाओं से लैस एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, जिसका नाम है औरा। देखो, एक्सिस बैंक की बात कर लो, हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी हैं, बढ़ती का नाम जिंदगी इसकी टैगलाइन है। कर्नाटक बैंक ने अभी कासा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट अभियान शुरू किया। एचडीएफसी बैंक याद रख लो, 8 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने वाला ये पहला बैंक बना। और पंजाब नेशनल बैंक अभी ऋण मंजूरी में तेजी लाने के लिए लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन को लॉन्च किया था। फिर अगला प्रश्न है कि ईरान सहित 7 देशों ने किस संगठन में मतदान का अधिकार खो दिया? तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने ये घोषणा की कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 7 देशों ने बकाया राशि का भुगतान नहीं करके मतदान करने का अधिकार खो दिया। अब वो 7 देश कौन से हैं? एक तो ईरान हो गया, एक नाइजर हो गया, एक लीबिया और मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो ब्राज़ाविल, साउथ सुडान और जिम्बाब्वे।
अच्छा, यूनाइटेड नेशन से 2-3 पॉइंट याद रख लो। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हो गए। इसकी जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। फिर किस राज्य ने आम जनता को राशन की आपूर्ति के लिए डोर स्टेप डिलीवरी कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने राशन के लिए डोर स्टेप डिलीवरी कार्यक्रम को शुरू किया, जिसमें 9,260 मोबाइल डिस्पैचिंग यूनिट यानी कि वाहन शुरू किए गए, जो राज्य में राशन कार्ड धारकों के दरवाजे पर राशन की आपूर्ति करेंगे। देखो, आंध्र प्रदेश से इसकी 3 कैपिटल याद रख लो। इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापत्तनम है और जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल है। मुख्यमंत्री हो गए जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, वैसे अभी आंध्र प्रदेश के नए चीफ जस्टिस भी बने हैं। कौन? अरूप कुमार गोस्वामी, ये भी याद रखो। फिर कौन सा देश फिर से पेरिस जलवायु समझौते में शामिल हो गया? तो आंसर होगा अमेरिका। एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया था। तो अभी जो बिडेन इन्होंने शपथ ले ली अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, और उसके बाद इन्होंने अमेरिका के इसमें शामिल होने की घोषणा कर दी है। आपको बता दूं कि चाइना के बाद अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक एमिशन वाला देश है। 2 पॉइंट याद रख लो अमेरिका से जाते जाते। प्रेसिडेंट इसके नए बन के जो बाइडेन 46 नंबर के हैं, और सबसे उम्र दराज प्रेसिडेंट भी यही है। इनकी उम्र है 78। और यहाँ की जो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है उनका नाम कमला हैरिस है, वो 49 नंबर की। फिर आपको उस सैन्य अभ्यास का नाम बताना है जिसमें भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल शामिल होते हैं। तो एक्सरसाइज कवच ये एक बड़ा और संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल शामिल होंगे। और ये जो अभ्यास है ये अंडमान निकोबार कमान के तत्वावधान में होता है। और ये इस बार कहाँ पे होना है? अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में। और इससे पिछले बार वाला भी आपको याद होगा, तीनों सेनाओं ने अंडमान निकोबार कमान के तहत पिछले साल नवंबर में एक संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास किया था जिसका नाम था बुल स्ट्राइक। तो अंडमान निकोबार कमान देश की एकमात्र संयुक्त सेवा कमान है, ये आप ध्यान रख लो। फिर अभी हाल ही में किस पुस्तक ने 2020 का कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज जीता? तो आंसर होगा बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड स्टोरीज फ्लिपकार्ट। तो अभी मिहिर दलाल ने अपनी नई बुक जिसका नाम है बिग बिलियन स्टार्टअप, तो अभी इस बुक ने, जिसको लिखा है मिहिर दलाल ने, बुक का नाम है बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड स्टोरीज फ्लिपकार्ट, इसने 2020 का गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज जीता है। बाकी वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक किसने लिखी है बताओ? श्री अय्यर ने। देखो, हमेशा क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं जब यहाँ पे राइटर के नाम लिखे होते हैं और मैं आपको उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। बुक लिखी गई है, अब उनके ऑथर का नाम आपसे पूछा जा रहा है, बताओ फिर। ये जो राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक किसने लिखी है? आर गिरिधरन ने। और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के ऊपर बुक लिखी है जिसका नाम है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड्स। इसको लिखा किसने? वामन सुबा प्रभु ने, जिसको रिलीज किया था अभी गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। फिर अभी हाल ही में किसे आसियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जयंत खोबरागड़े। और ये खोबरागड़े से एक नाम मैं आपको और बताना चाहूंगा, कंबोडिया में भारतीय राजदूत हैं, वो नाम है उनका देवयानी उत्तम खोबरागड़े। तो खोबरागड़े आपने पढ़ लिया है ना। देखो, आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जकार्ता इंडोनेशिया में। अलेक्जेंडर एलिस भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त बने। और तरनजीत सिंह संधू ये यूएसए में भारतीय राजदूत है। फिर अभी हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा मेघालय। तो अभी मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, उन्होंने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहबर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज जिसका नाम है वहर ब्रिज, इसका उद्घाटन किया है। और इसकी जो लागत आई है बनाने में लगभग 50 करोड़ रुपए आई है। देखो, मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अच्छा, जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी आपका मेघालय ही है। अच्छा बताओ फिर, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये कहाँ पे शुरू हुआ? केरल में, केरल के अल्लापुझा में। और भारत में पहली बार लिथियम भंडार की खोज हुई अभी कर्नाटक में, कर्नाटक के मांड्या जिले में। और जबकि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी गुजरात में। फिर अभी नरेंद्र चंचल का निधन हो गया। क्या थे ये?
ये गायक थे। तो धार्मिक गीतों और भजनों में विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित भारतीय भजन गायक नरेंद्र चंचल का भी निधन हो गया। काफी सारे फेमस इन्होंने भजन गाए थे, काफी सारे आपने सुने भी होंगे, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, जैसे कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, और तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, अम्बे तू है जगदम्बे काली, और भी बहुत सारे फेमस इन्होंने भजन गाए थे जो आपने बचपन से सुने होंगे। और इनका भी निधन हो गया। इनका नाम था नरेंद्र चंचल, और इनकी एक बायोग्राफी भी है जिसका नाम है मिडनाइट सिंगर, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर अभी किस भारतीय गणितज्ञ को 2021 के माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया? तो आंसर होगा निखिल श्रीवास्तव। तो युवा भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को गणित का प्रतिष्ठित माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है। उन्हें 2 लोगों के साथ ये अवार्ड मिलेगा। तो निखिल श्रीवास्तव ये वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में गणित के एसोसिएट प्रोफेसर है, तो इनका नाम ध्यान रखना। और गणित के पुरस्कार से एक नाम मैं आपको और याद दिलाना चाहूंगा, डॉक्टर कैरोलिना अरूजो, क्योंकि 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार जीता था किसने? ब्राजील की गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अरूजो ने। बाकी वीरेंद्र सिंह राठौड़ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। सुब्रा शर्मा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 जीता। और डॉक्टर शीला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 जीता था। फिर एक किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब दिया गया? तो आंसर होगा श्याम श्रीनिवासन को। श्याम श्रीनिवासन ये कौन है? फेडरल बैंक के एमडी सीईओ है, जिन्हें 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। देखो, फेडरल बैंक से याद रख सकते हो आप कि इसका हेडक्वार्टर कोच्चि केरल में है। सीईओ तो यही है, एमडी सीईओ तो श्याम श्रीनिवासन। उसकी टैगलाइन होती है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बाकी विनोद कुमार यादव आप जानते हैं, रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और सीईओ थे, और इन्हें अभी 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पंडित सतीश व्यास तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और रवि गायकवाड़ नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था इनको। फिर किसे द गाजप्रोम ब्रिलियंट पुरस्कार दिया गया? तो आंसर होगा निहाल सरीन को। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया था प्रश्न इस तरह से भी फॉर्म हो सकता है कि ये निहाल सरीन आपको नाम दे दिया जाए और पूछा जाए इनका संबंध किस खेल से है। तो ये एक चेस प्लेयर है, और चेस में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें ये गाजप्रोम ब्रिलियंट पुरस्कार दिया गया। और किस राज्य से हैं ये? केरल से हैं। अच्छा, अभी भारत के 67वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे कौन? लियोन मेंडोनका, ये गोवा से हैं। बाकी चेस की बात जब भी होती है मैं आपको 2-4 पॉइंट बताता हूं। एक तो वर्ल्ड चेस डे याद रख लो, 20 जुलाई को होता है। और इंटरनेशनली चेस कॉम्पिटिशन्स को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। उसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? फिर अजय पटेल है। अच्छा, जो चेस बोर्ड आपने देखा होगा जहां आप चेस खेलते हो, उसमें टोटल स्क्वायर कॉलम कितने होते हैं? 64 होते हैं। 8 का स्क्वायर 64। और मैग्नस कार्लसन ये वर्ल्ड चेस चैंपियन है, नॉर्वे से ये। फिर बताओ, अभी राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप को किसने जीता? तो आंसर होगा आईटीबीपी ने। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि ये जो चैंपियनशिप है ये हो कहां पे रही थी? ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हो रही थी। 16 से 22 जनवरी तक ये हुई, और इसमें आईटीबीपी ने लद्दाख को हरा करके इस 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीत लिया। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसके डायरेक्टर जनरल एसएस देशवाल है। अच्छा, सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल का नाम याद रखो, अभी नए बने, सुबोध कुमार जायसवाल। और सीआरपीएफ के तो आप जानते हो एपी माहेश्वरी हैं, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के राकेश अस्थाना है। अगला प्रश्न बुक से है कि द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव नाम की बुक को लिखा किसने? तो आंसर होगा डॉक्टर अभिषेक सिंघवी और प्रोफेसर खगेश गौतम। तो अभी आपातकाल कानून पर एक किताब जारी की गई है जिसका नाम है द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव, जिसको लिखा है डॉक्टर अभिषेक सिंघवी और प्रोफेसर खगेश गौतम ने। और इस बुक को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा जारी किया गया, जिसमें जस्टिस एनवी रमना भी शामिल थे। फिर अगला प्रश्न है कि किस राज्य की पुलिस अकादमी को प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो वर्ष 2019-20 के लिए जयपुर में स्थित राजस्थान पुलिस अकेडमी को देश में
राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया। और देखो पुलिस से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, रिवाइज कराऊंगा। अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा, उसके उत्तर पुलिस स्टेशन को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला था। और आपको याद होगा 2020 में मणिपुर के थोबल जिले में जो नोंगपो सेकमा है उसको सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन चुना गया था। और देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये बना कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, तो ये भी ध्यान रखो। फिर एक किसे बीसीसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा गीता मित्तल को। गीता मित्तल आप जानते हो अभी तक जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की ये पहली महिला चीफ जस्टिस थी। अच्छा वैसे अभी वर्तमान में, क्योंकि ये तो रिटायर्ड हो गई, तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं, ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करो। तो यहाँ पे देखो बीसीसीसी का मतलब हो गया ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। तो अभी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने इन्हें बीसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और इस तरह से ये बीसीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। बाकी नजहत शमीम खान यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया 2021 के लिए। वर्षा जोशी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के ये अध्यक्ष बनी। और संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी थी। फिर है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन को शुरू किया, तो आंसर होगा गुजरात। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, उन्होंने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन की घोषणा की है। इसे बागवानी विकास मिशन के रूप में भी जाना जाता है और इस मिशन का उद्देश्य है बागवानी और औषधीय खेती करने वाले किसानों की इनकम को दुगना करना। तो इस मिशन के तहत राज्य की जो बंजर भूमि है उसको औषधीय और बागवानी फसलों की खेती के लिए 30 सालों के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। फिर है भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये कहां पे बनाया जाएगा, तो आंसर होगा गुजरात में। तो भारत का ये सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले के साड़ंद के पास विरोचन नगर में बनेगा। अच्छा अब आप यहां से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि अक्टूबर 2020 में हम लोगों ने पढ़ा था देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा कहां पे, असम में, जिसकी आधारशिला रखी थी हमारे परिवहन और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी जी ने। तो वो असम में बनेगा, देश का पहला होगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े की, जो कि गुजरात में बनेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर रखना। उसके अलावा बात करें, देखो विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, इसका उद्घाटन किया गया तेलंगाना के हैदराबाद में। और आप याद रखो कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट ये मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में बनेगा, नर्मदा नदी पे ओमकारेश्वर बांध पर बनेगा ये। और दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित किया जाएगा गुजरात के भावनगर में, ये भी याद रख लो। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार मिले थे, ये भी आपको याद होगा। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी किस राज्य में तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ, तो आंसर होगा उड़ीसा में। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने भुवनेश्वर में वार्षिक तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का भी उद्घाटन किया। और ये जो तोशाली शिल्प मेला है ये पूर्वी भारत में सबसे लोकप्रिय हथकरघा और हस्तशिल्प मेलों में से एक है। अच्छा हथकरघा से याद आता है एक डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाते हैं, 7 अगस्त को। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हो गई, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हो गए। अभी यहाँ पे नए चीफ जस्टिस भी बने हैं और आपको बताना है ये कि वो चीफ जस्टिस का नाम क्या है। फिर बताओ अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 24 जनवरी को। ये हमने पहली बार 2019 में मनाया था, उसके बाद हर साल मनाते आ रहे हैं इसे 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे के रूप में। और इस बार की थीम क्या रही, रिकवर एंड रिविटाइलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। अब ध्यान देना, ये तो हो गया इंटरनेशनल एजुकेशन डे। एक नेशनल एजुकेशन डे भी होता है जो हम हर साल 11 नवंबर को मनाते हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्हीं की जयंती को मनाते हैं 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। अच्छा देखो ये तो हो गया अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी होता है, वो हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस उससे एक महीने पहले 5 सितंबर को मनाते हैं। अब ध्यान देना, प्रश्न यहीं पे खत्म नहीं होता। 24 जनवरी को हम 2 डे मनाते हैं, एक तो ये हो गया अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, एक होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस,
नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो फिर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, वो भी याद रखो, 11 अक्टूबर को मनाते हैं। उसके अलावा 2 डे और बताता हूं आपको यहीं से लिंक करके। देखो, बालिका आपने पढ़ लिया, तो आप ये भी पढ़ो कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। 8 मार्च को मनाते हैं, और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। तो ये जितने भी डे मैंने आपको बताए, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। फिर है, अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने, तो आंसर होगा लॉयड ऑस्टिन। लॉयड ऑस्टिन बन गए अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री। ये देखो, डॉक्टर राज अय्यर का नाम भी याद रखना, भारतीय अमेरिकी हैं ये, और ये अभी अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने थे। और दुअर्ते पचेको इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के प्रेसिडेंट बने, और ग्रेग बार्कले आईसीसी के चेयरमैन बने, ये न्यूजीलैंड से हैं। फिर उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, तो आंसर होगा सृष्टि गोस्वामी को। तो अभी 24 जनवरी को हमने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया था, उसी मौके पर सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया उत्तराखंड में। इनकी उम्र मात्र 19 साल है, ये हरिद्वार के दौलतपुर गांव की रहने वाली है। तो एक तो ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रख लेना। कुछ और नाम मैं आपको बताऊंगा इसी से लिंक करके। एवा मुर्तो का नाम याद रखो, एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। वैसे तो फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन है, जानते होंगे ना आप, सना मारिन है। चैतन्या वेंकटेश्वरन एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन की हाई कमिश्नर उच्चायुक्त बनी थी। और पूजा देवी का नाम कैसे भूल सकते हैं आप, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है। और देखो, बस ड्राइवर से एक नाम लिंक करके मैंने आपको कई बार याद कराया, एम वीर लक्ष्मी का। तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी थी वो, है ना, याद रखना। फिर बताओ, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा विश्वरूप रॉय चौधरी ने। तो ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नाम है मिहिर दलाल का, क्योंकि अभी बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड स्टोरीज फ्लिपकार्ट नाम की जो इन्होंने बुक लिखी थी पिछले साल, तो इस बुक को 2020 का गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज मिला है, तो ये याद रखना। बाकी वामन सुभा प्रभु मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नाम की बुक लिखी इन्होंने, जिसको रिलीज किया गोवा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत ने। आर गिरिधरन राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक को लिखा। अच्छा, बुक से रिलेटेड एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ सकता हूं क्या? चलो फिर आप मुझे बताओ, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, इंग्लिश में बोलेंगे तो कोविड-19 क्राइसिस एंड सिविलाइजेशन सॉल्यूशन नाम की बुक को किसने लिखा है? बड़े फेमस हैं ये, बड़ा फेमस नाम है इनका, नोबेल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है शांति का। चलो मैंने हिंट आपको दे दिया, आप बता दो। फिर हाल ही में अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं, तो आंसर होगा डगलस एमहॉफ। जहां अमेरिका के अभी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जहां पहली महिला, या यूं कह दूं पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा है, वहीं उनके पति हैं ये डगलस एमहॉफ, और ये देश के पहले सेकंड जेंटलमैन बन गए हैं। देखो, वैसे तो आप जानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनकी पत्नी को क्या कहते हैं? फर्स्ट लेडी कहते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति की पत्नी को कहते हैं सेकंड लेडी। लेकिन अब पहली बार यहां पे एक महिला उपराष्ट्रपति बनी है, तो उनके पति को क्या कहेंगे? सेकंड जेंटलमैन। और पहली बार बने हैं ना, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, पहले सेकंड जेंटलमैन बन गए कमला के पति, कौन? डगलस एमहॉफ। तो ये याद रखेंगे ना। बाकी जेना वॉल्ड्रेज इंग्लैंड की हैं, ये वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष बनी थी। और अनिका सोरेनस्टीम ये स्वीडन से हैं, और वर्ल्ड गोल्फ फेडरेशन की ये अध्यक्ष बनी। ये भी नाम याद रखना। फिर हाल ही में जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा, तो आंसर होगा कतर। तो अभी ओकला के द्वारा ये जो ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स रिलीज किया गया, जिसमें टॉप पे रहा है कतर। इसमें टोटल 139 देशों को रैंक किया गया, जिसमें टॉप पे रहा ये कतर, और अपना देश भारत 129 नंबर पे रहा। कितने देशों में से? 139 देशों में से। मतलब कतर में जो इंटरनेट की स्पीड है, जो डाउनलोडिंग स्पीड आती है, वो 178 MBPS आती है, MB पर सेकेंड। जबकि ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में टॉप पे थाईलैंड है, और भारत 65 नंबर पे रहा 176 देशों में से। फिर से सुनो, इंटरनेट स्पीड में तो भारत 129 नंबर पे है, टॉप पे है कतर, जबकि ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत 65 नंबर पे है और टॉप पे है थाईलैंड। कतर की कैपिटल दोहा याद रखो, कतरी रियाल करेंसी है यहाँ की। और 2022 में जो, यानी कि अगले साल फीफा मेंस वर्ल्ड कप होंगे, वो कतर में ही होंगे। और उसके बाद 2026 में जो होंगे वो 3 जगह होंगे, USA, मैक्सिको और कनाडा में। अच्छा, ऑप्शन से भी आप वैसे कुछ रिवाइज कर सकते हैं। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था, उसमें टॉप पे रहा था जापान।
भारत 85 नंबर पे था। अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हमने पढ़ा था, उसमें टॉप पे रहा था यूएसए और चौथे नंबर पे भारत रहा था। जबकि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में न्यूजीलैंड टॉप पे रहा था, भारत 111वें नंबर पे था। फिर अभी किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 को जारी किया? तो आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो याद रखना, ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इस बार ये इसकी 16वीं रिपोर्ट है जो ये बताती है कि दुनिया के सामने फिलहाल कौन कौन सी चुनौतियां यानी कि रिस्क बनी हुई है। तो याद रखना, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष क्लास स्वेब है। स्थापना 1971 में हुई थी। देखो, अभी आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक ने कुछ समय पहले ही डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिलीज किया था, जिसमें टॉप पे तो न्यूजीलैंड था, भारत 63 नंबर पे था। उसके अलावा अभी यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट रिलीज किया था इसी साल, जिसमें बताया गया था कि दुनिया में प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत नंबर 1 है। और सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी कहाँ निवास करते हैं? अगर ये पूछ लेंगे तो यूनाइटेड अरब अमीरात आंसर कर देना। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 को रिलीज किया था, जिसमें टॉप पे रहा था नॉर्वे और 142 नंबर पे था भारत। फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जनवरी को। और इस बार यानी कि 2021 में हमने ये 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया, जिसकी थीम रही मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। हिंदी में बोलेंगे तो मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। और 25 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं भैया? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से याद आता है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? हमारे सुनील अरोड़ा है। कौन से नंबर के? 23वें नंबर के। और प्रथम कौन थे? फर्स्ट सुकुमार सेन थे। अब रुको, यहां पे भी हम 2 डे मना रहे हैं 25 जनवरी को। एक तो ये हो गया नेशनल वोटर्स डे, और एक नेशनल टूरिज्म डे भी हम मनाते हैं 25 जनवरी को ही। जबकि वर्ल्ड टूरिज्म डे हम मनाते हैं 27 सितंबर को। तो भैया ये भी याद रखना। फिर अभी किस रेलवे जोन ने भारतीय रेल नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो अभी छत्तीसगढ़ में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अब देखो, कुछ पॉइंट याद रखते जाना। इस ट्रेन का नाम क्या है? तो इस ट्रेन का नाम वासुकी है। क्या है? वासुकी। और ये 5 मालगाड़ियों को जोड़ करके बनाई गई है। इसकी टोटल लंबाई होती है 3.5 किलोमीटर। और इसने अभी भिलाई और कोरबा के बीच में टोटल 224 किलोमीटर की दूरी तय की। वैसे लंबी मालगाड़ियों से आपको कुछ याद आता होगा, इससे पहले भी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने एक तो शेषनाग और एक सुपर एनेकोंडा नाम की 2 लंबी मालगाड़ियां चलाई थी। लेकिन अभी ये जो तीसरी चली है, इसने तो उन दोनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, क्योंकि शेषनाग की लंबाई थी 2.8 किलोमीटर, सुपर एनेकोंडा की 2 किलोमीटर थी, और इसकी कितनी है वासुकी की? 3.5 किलोमीटर। तो ये याद रखना। रेलवे से 2-3 पॉइंट याद रख लो। इसके मंत्री तो पीयूष गोयल हैं। और अभी चलो, ये प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, अभी पीयूष गोयल जी को एडिशनल चार्जेस मिला था, किस मंत्रालय का वो एडिशनल चार्जेस इनको मिला था? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा कई बार एग्जाम में आता है प्रश्न कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने, उनका नाम भी याद रखो, सुनीत शर्मा है। इससे पहले विनोद कुमार यादव थे, और अभी उनको इंजीनियरिंग पुरस्कार भी मिला था, इसलिए उनका नाम भी न्यूज में था। फिर टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा समीर शर्मा ने। हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया और इसको लिखा है समीर शर्मा ने। बुक का नाम याद रखना, अ टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी। बाकी माधवी भंडारी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अयोध्या। अब अयोध्या से भी एक बुक और याद रख सकते हो आप, अमेजिंग अयोध्या, जिसको लिखा नीना रॉय ने। ध्यान देना, अयोध्या नाम की बुक को लिखा है माधवी भंडारी ने, और अमेजिंग अयोध्या आ जाएगा प्रश्न में तो फिर आपका आंसर हो जाएगा नीना रॉय, है ना। बाकी विनय कुमार सिंह ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर्स 1000 कट्स नाम की बुक को लिखा। फिर अभी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। तो अभी सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी और डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया। तो उन्हें आपदा प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए चुना गया है। तो पुरस्कार के रूप में
संस्था को तो 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में जो ये है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, इनको 5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा और एक सर्टिफिकेट मिलेगा। बाकी वीरेंद्र सिंह राठौड़ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया। रोहिणी गोडबोले, फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान मिला था इन्हें जिसे कहते हैं ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट। और के पलानी वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड जीता इन्होंने। फिर अभी किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता, तो आंसर होगा इनटू द डार्कनेस। अभी आपको याद होगा 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया था, कहां पे, गोवा में। तो वहीं पे डेनमार्क की ये फिल्म है इनटू द डार्कनेस, उसे प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा देखो, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। एक तो एक्टर विश्वजीत चटर्जी का नाम याद रखो, इन्हें यहाँ पे पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा इतालवी सिनेमेटोग्राफर हैं विटोरिया स्टोराओ, और उनको यहाँ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इसमें फोकस कंट्री रहा था कौन सा, बांग्लादेश। तो ये ध्यान रखना। फिर है किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। एक्चुअली में अभी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया था, तो उसी मौके पर यह उद्यम सारथी एप्लीकेशन को शुरू किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया, 71वां। और अभी जो कौन सा रिपब्लिक डे हमने मनाया था, 72वां, है ना कमाल की बात। तो इस एप्लीकेशन से युवाओं को राज्य भर में स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी मिल सकेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश से एक और पॉइंट मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। वैसे अलग प्रश्न बना करके आपको बता था, लेकिन यहीं बता देता हूं क्योंकि प्रश्न ज्यादा हो गए। तो अभी उत्तर प्रदेश ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय इसको शुरू किया। मतलब अभ्युदय योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार जेईई, नीट, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों और खासतौर पे वो विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें मुफ्त में कोचिंग उपलब्ध कराएगी। और मुफ्त की कोचिंग से आपको एक और पॉइंट याद कर सकते हो, वैसे हमने पढ़ा था केरल सरकार ने भी अभी वन स्कूल वन IAS योजना को शुरू किया था, तो वो भी याद रख लो। अच्छा, मैंने कहा अभी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया। बताओ जनवरी में किन किन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया। देखो 21 जनवरी को तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने मनाया, और अभी 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया, और इस बार उसकी 50वीं वर्षगांठ है, गोल्डन जुबली मना रहा है। फिर अभी कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा 119 लोगों को। तो अभी केंद्र सरकार ने 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना है, जिनमें से 7 को पद्म विभूषण के लिए, 10 को पद्म भूषण के लिए और 102 को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। इन टोटल 119 लोगों में से 29 तो महिलाएं हैं और एक ट्रांसजेंडर शामिल है। अब देखो ये जो 102 लोग हैं पद्मश्री वाले, 102 तो नाम याद नहीं रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम है वो आपको याद रखने ही होंगे। बाकी 10 आप एक बार देख लेना, और 7 तो आपको डेफिनेटली याद करने। वैसे 10 भी आपको याद ही करने, देख लेना मतलब ये नहीं कि नहीं करने, लेकिन ये 7 नाम तो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। अब ये पुरस्कार किन किन को मिले हैं, इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नाम है, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने तैयार कर दिया। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, वहां पे पर्टिकुलर हमने इसी टॉपिक पे बात की है। तो यहां पे उन सभी पॉइंट्स को रिपीट करके आपका टाइम खोटी नहीं करूंगा, तो आप वो वीडियो देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अभी किसने सर्द हवा ऑपरेशन को शुरू किया, तो आंसर होगा BSF ने। तो राजस्थान के पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर BSF ने यह ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया। तो इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है, क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना। देखो घने कोहरे में क्या होता है, जब कोहरा पड़ता है तो हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है, दूर का दिख नहीं पाता है। तो क्या है, दूसरी सीमा की ओर से आतंकवादी कहीं हमारी साइड में ना आ जाए, मतलब पाकिस्तानी सैनिक इधर ना आ जाए। तो ये ध्यान में रखने के लिए, घुसपैठियों को रोकने के लिए ये सर्द हवा ऑपरेशन शुरू किया BSF ने। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ये याद रख लो आप, नाम राकेश अस्थाना है। और अभी CISF के नए डायरेक्टर जनरल बने थे, वो तो नाम याद ही होगा आपको, याद है ना, सुबोध कुमार जायसवाल है ना। और CRPF के कौन है डायरेक्टर जनरल, AP माहेश्वरी। फिर अगला प्रश्न है कि फाइटर प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो जरूरत के समय फाइटर प्लेन को एक्सप्रेस वे पर लैंडिंग और टेक ऑफ कराया जा सके, इसके लिए लखनऊ से लेकर
गाजीपुर तक बनाए जा रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये 2 एयर स्ट्रिप बनाई गई है और ये एयर स्ट्रिप की लंबाई रखी है 3300 मीटर की। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टियां बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। वैसे आपको बता दूं, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक एयर स्ट्रिप पहले से ही मौजूद है। उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं, लखनऊ इसकी कैपिटल है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। वैसे लखनऊ आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। तो गाइस, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करना, है ना, और इसे शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। तो प्रश्न क्या है, किस राज्य सरकार ने शगुन नाम की एक योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब सरकार ने। तो ये जो शगुन नाम से एक योजना शुरू की है पंजाब सरकार ने, जिसके तहत कम आय वाले, कम इनकम वाले परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है बाल विवाह को रोकना। और अभी पंजाब की सरकार ने निर्माण श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान को 31,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया, ये भी याद रखना। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। फिर अभी किस अंतरिक्ष संगठन के रॉकेट ने एक मिशन में सबसे ज्यादा उपग्रहों, सैटेलाइट को ले जाने का रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा स्पेस एक्स। तो अभी स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट ने एक अंतरिक्ष मिशन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स को ले जाने का रिकॉर्ड बनाया। और सबसे ज्यादा मतलब कितने? तो इस रॉकेट ने 143 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक उनकी संबंधित कक्षाओं में पहुंचाया। और इससे पहले इसरो ने एक रिकॉर्ड बनाया था, फरवरी 2017 की बात है, 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया था इसरो ने। लेकिन अब स्पेस एक्स ने इसरो के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। स्पेस एक्स, ये इसके सीईओ कौन है, इसके संस्थापक कौन है? एलन मस्क हैं, जो कि टेस्ला के भी संस्थापक और सीईओ हैं। और स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कैलिफोर्निया में। फिर है, हाल ही में पुर्तगाल के फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। देखो, पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फेमस फुटबॉलर हैं वो यहीं से हैं। और अभी पुर्तगाल में भारतीय राजदूत कौन बने थे? मनीष चौहान बने थे। ये याद हो गया होगा अब तो आपको, अगर करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो कई बार हम रिपीट कर चुके हैं ना इसे। अच्छा, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के प्रेसिडेंट बने थे। और ताजिकिस्तान के कौन बने थे? इमोमाली रहमोन। बाकी बोलीविया के प्रेसिडेंट बने थे लुइस एरसे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है आपका, इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन नाम की बुक को लिखा किसने? गौतम चिकेरमाने ने लिखा है। बाकी मोहम्मद अब्दुल मन्नास बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नाम की बुक लिखा। शोभा डे लॉकडाउन लिएसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज नाम की बुक लिखी। और दिनकर पटेल ने दादा भाई नौरोजी की बायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम है नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। फिर अभी हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसेना ने थल सेना और वायुसेना के साथ संयुक्त रूप से कौन सा युद्धाभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा एमपेक्स 21। तो अभी भारत की तीनों सेनाओं ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त रूप से अभी 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक एमपेक्स 21 एक्सरसाइज का आयोजन किया था। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अंडमान निकोबार कमान के तत्वावधान में कवच नाम का एक्सरसाइज भी आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय थल सेना, जल सेना और नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने हिस्सा लिया था। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंख योजना शुरू की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। तो आपको पता है 24 जनवरी को हम लोगों ने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया था, तो उसी मौके पर मध्य प्रदेश की सरकार ने ये पंख योजना को शुरू किया, जिसका उद्देश्य है किशोरी बालिकाओं को सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, जानकारी और स्वास्थ्य व स्वच्छता से जोड़ते हुए उनका विकास सुनिश्चित करना। पंख का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? P स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन, A मतलब हो गया अवेयरनेस, N से हो गया न्यूट्रिशन, K हो गया नॉलेज और H से हो गया हेल्थ। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। और नए चीफ जस्टिस बन गए कौन? मोहम्मद रफीक, जो पहले उड़ीसा में थे। और उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए फिर? एस मुरलीधर। फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी कि इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जनवरी को। तो वैसे 26 जनवरी को हम लोगों ने हमारा 72वां रिपब्लिक डे भी मनाया था, और उसी दिन होता है ये इंटरनेशनल कस्टम्स डे। अच्छा, ये बताओ कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम में है।
फिर है हाल ही में जारी जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा मोजाम्बिक। तो पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच ने ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को जारी किया और एक्चुअल में इस इंडेक्स से ये पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन यानी कि बाढ़, तूफान जैसी मौसम संबंधी समस्याओं से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा देश है? तो आंसर होगा मोजाम्बिक इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। और भारत इसमें 7वें स्थान पर रहा। ये मोजाम्बिक अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है जिसकी कैपिटल मापुटो है। करेंसी है मोजाम्बिकन मेटिकल और प्रेसिडेंट है फिलिप न्यूसी। अब ध्यान देखो ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स हम लोग पढ़ रहे हैं 2021 वाला, इसमें तो टॉप पे है मोजाम्बिक। इससे पिछले साल हमने पढ़ा था एक वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स जिसमें टॉप पे था वानुअतु और सबसे लास्ट 181 नंबर पे कतर था और उसमें भारत 89 नंबर पे था। वो था वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020। तो लिंक करके मैंने आपको वो बस बताने की कोशिश की है। फिर बताओ अंकटाड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कौन सा देश एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था? तो आंसर होगा चाइना। अंकटाड मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसने एक रिपोर्ट को रिलीज किया और उसके अनुसार 2020 में जो चाइना है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। मतलब सबसे ज्यादा एफडीआई चाइना में आया पिछले साल, सीधी सी बात है। और इसने यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया। अंकटाड का हेडक्वार्टर और ध्यान रख लो, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई एम सेंड पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने नई एम सेंड पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया है। एक्चुअली में अवैध बजरी खनन पर लगाम लगाने के लिए राज्य की सरकार ने बजरी के विकल्प के रूप में यानी कि एक ऑल्टरनेटिव के रूप में इस एम सेंड को लेकर के आई है। एम सेंड की फुल फॉर्म हो गई मैन्युफैक्चर्ड सेंड। इसका मतलब क्या हो गया? ये कैसी मतलब सेंड हो गई? तो मतलब क्या होता है, जो पत्थर हो गए जैसे पहाड़ तोड़ के हमने पत्थर निकाले, अब पत्थर को क्रश कर दिया जाएगा, उसका पाउडर बना दिया जाएगा, रेती की तरह हो जाएगा वो, तो उसे कहा जा रहा है एम सैंड। एक दूसरी जो बजरी होती है, जो मिट्टी होती है, जब मकान बना रहे हो तो मिट्टी आपने देखी होगी, वो कहाँ से आती है मिट्टी? वो नदियों से लाई जाती है। राजस्थान की जो कैपिटल है वो जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया था। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं और इंद्रजीत मोहंती यहाँ के चीफ जस्टिस है। फिर अभी एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आंसर होगा काजा क्लास। तो एक्चुअली अभी कुछ समय पहले एस्टोनिया के प्रधानमंत्री जूरी रातास ने इस्तीफा दे दिया था और अब एस्टोनिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है उनका नाम है काजा क्लास। ये नाम आपको याद रखना है। देखो पहली महिलाओं से कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताता हूँ। जुजाना केपुटोवा का नाम याद रखो क्योंकि ये स्लोवेकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। और कातरिना केलापोउलो ये ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। और सोलवर्ग जेवड़े इथोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। एस्टोनिया की कैपिटल होती है टालिन, करेंसी यूरो है। फिर अभी हाल ही में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क ये किस राज्य में खोला गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क में मगरमच्छों की वार्षिक गणना के बाद पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क खोल दिया गया है। और यहाँ पे सफेद मगरमच्छ ये काफी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। और चीफ जस्टिस यहाँ के नए कौन बन गए हैं? एस मुरलीधर बन गए हैं। पहले मोहम्मद रफीक थे जो अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चले गए। फिर बताओ धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जेके शिवन को। अच्छा, जेके शिवन में अगर जे को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? के शिवन जो कि इसरो के आपके अध्यक्ष हैं। बाकी विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ बने फिर से। तरुण कुमार एनसीसी के डायरेक्टर जनरल बने और सोमा मंडल सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। ये जो धनलक्ष्मी बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको त्रिशूर केरल में मिलेगा और इसके अध्यक्ष हैं संजीव कृष्णन। फिर अभी किसे मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मोहम्मद मोहसिन को। तो अभी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को ही हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने दूसरों का जीवन बचाने के लिए बहादुरी दिखाने वाले 40 लोगों को जीवन रक्षा पदक दिए जाने की स्वीकृति दी है। और इनमें एक नाम मैंने आपको बताया, ये मोहम्मद मोहसिन, क्योंकि इनको मरणोपरांत ये सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा। बाकी डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता। वीरेंद्र सिंह राठौड़
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 जीता। और रोहिणी गुडबोले फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से इनको सम्मानित किया गया। फिर बताओ अभी भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए? चंडी प्रसाद मोहंती बन गए। ये वर्तमान में वैसे तो दक्षिणी सेना के कमांडर हैं और ये किनकी जगह लेंगे? एसके सैनी की जगह लेंगे। बाकी तरुण कुमार एनसीसी के डायरेक्टर जनरल बने, उदय शंकर फिक्की के नए अध्यक्ष बने और वर्षा जोशी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष बनी। भारतीय सेना प्रमुख वैसे हमारे मनोज मुकुंद नरवणे हैं और इंडियन आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। फिर बताओ अभी मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पीवी संजय कुमार को। बाकी पंकज मित्तल ये जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के बने नए चीफ जस्टिस। हिमा कोहली आप जानते ही हो तेलंगाना हाईकोर्ट की बनी पहली महिला चीफ जस्टिस। अरूप कुमार गोस्वामी ये आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस बने। कुछ और अभी नए अपॉइंटमेंट हैं चीफ जस्टिस को लेकर के, मैं आपको बताता हूँ, रिवाइज करवाते हैं। देखो, राघवेंद्र सिंह चौहान का नाम याद रख लो, उत्तराखंड हाईकोर्ट के बने। और एस मुरलीधर उड़ीसा हाईकोर्ट के बने। और मोहम्मद रफीक आप जानते ही हो मध्य प्रदेश के बने। संजीव बनर्जी अभी तमिलनाडु हाईकोर्ट के बने। और एक और थे जे के माहेश्वरी सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन जो शपथ दिलाते हैं वो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है शपथ। और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 62 ईयर होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 ईयर होती है। फिर है विश्व की तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा टीसीएस। तो ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट आई और उसके अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या एक्सेंचर और आईबीएम के बाद विश्व स्तर पर तीसरी सबसे वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड कंपनी बन गई है। पहले नंबर पे मैंने कहा एक्सेंचर, दूसरे पे आईबीएम और तीसरे पे है ये टीसीएस। देखो, वैसे तो इसकी लिस्ट में टॉप 10 में भारत की 4 कंपनियां हैं, 4 आईटी कंपनियां हैं। टीसीएस तीसरे नंबर पे है, जैसे इन्फोसिस चौथे नंबर पे है, एचसीएल 7वें पे है और विप्रो 9वें पे है। टीसीएस के जो सीईओ हैं वो कौन है? राजेश गोपीनाथन है। इन्फोसिस के सलील पारिक हैं और एचसीएल के हैं कौन चेयरमैन? रोशनी नडार है। और विप्रो के कौन है? थियरी डेलापोर्ट है। टीसीएस का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। फिर हाल ही में कहा नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो अभी नाव पुस्तकालय की शुरुआत ये अभी की गई है कोलकाता में। कोलकाता ये पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। तो इस नाव पुस्तकालय में 500 बुक्स अवेलेबल हैं ताकि हुगली नदी पर जब नाव की सवारी कर रहे हो यात्रीगण तो वो इन किताबों को पढ़ सके। और यहीं से लिंक करके आप याद रख सकते हो अभी विश्व की पहली ट्राम लाइब्रेरी ये कोलकाता में ही शुरू हुई थी। बाकी देखो, मध्य प्रदेश के सांची में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत का पहला लाइकेन पार्क खुला है और हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर खुला है। फिर हाल ही में जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में टॉप पे रहा कौन? सिंगापुर। तो अभी हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट के द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में सिंगापुर टॉप पे रहा है और अपना देश भारत ये 10वें स्थान पे रहा है। ये भी याद रखना 11 देशों की सूची में। बाकी जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी आया था इस साल उसमें जापान टॉप पे रहा और भारत 85 नंबर पे रहा है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 आया था उसमें टॉप पे यूएसए रहा और भारत चौथे स्थान पे रहा। और अभी जो इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 रिपोर्ट आई थी उसमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत नंबर 1 रहा और सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय किस देश में है? यूनाइटेड अरब अमीरात में, ऐसा बताया गया इस रिपोर्ट में। फिर एक गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी रिपब्लिक डे 2021 की परेड में प्रदर्शित की गई उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी को सभी झांकियों में पहला पुरस्कार मिला है और ये झांकी राम मंदिर पर थी जिसकी थीम थी अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। और त्रिपुरा की झांकी को दूसरा पुरस्कार मिला जिसकी थीम थी पर्यावरण हितैषी आत्मनिर्भर। और तीसरा पुरस्कार जीता उत्तराखंड की झांकी ने जिसकी थीम थी केदारनाथ धाम। बाकी देखो, एक और पॉइंट याद रखना कि इस साल जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें किस देश के सशस्त्र बलों ने पार्टिसिपेट किया? पढ़ चुके हम ये ऑलरेडी, बांग्लादेश के। और ये अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इस रिपब्लिक डे परेड में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पहली बार झांकी दिखाई गई तो आंसर कर देना लद्दाख।
फिर है हाल ही में जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 86 नंबर पे रहा भारत। तो ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किए गए कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में 98 देशों में से भारत 86 नंबर पे रहा। और फिर टॉप पे कौन रहा? टॉप पे रहा न्यूजीलैंड, उसके बाद वियतनाम और फिर ताइवान रहा। और महामारी की सबसे खराब हैंडलिंग के लिए ब्राजील को इस सूची में सबसे नीचे स्थान पर रखा गया है। और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा की कमी के कारण चाइना को सूची से बाहर रखा गया। तो ये याद रख लो, भारत की रैंक 86 है और टॉप पे है न्यूजीलैंड। बाकी ओकला ने अभी जो ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स रिलीज किया था उसमें भारत 129 पे था, टॉप पे कतर था। और फोर्थ नंबर से आपने याद होगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, भारत फोर्थ नंबर पे था, टॉप पे यूएसए था। और ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें भारत 111वें पे था, टॉप पे था न्यूजीलैंड। फिर है हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा? तो इसका भी आंसर होगा 86। तो अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया इस भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 को, जिसमें 180 देशों की सूची में भारत 86 नंबर पे रहा है। 2019 में भारत 80वें नंबर पे था, इस बार 86 नंबर पे रहा और डाउन चला गया। और इसमें टॉप पे कौन है? न्यूजीलैंड और डेनमार्क। टॉप पे रहने का क्या मतलब हो गया? मतलब इन दो कंट्री में जो करप्शन है वो सबसे कम है, जबकि सोमालिया और साउथ सूडान में सबसे ज्यादा है, वो लास्ट में है इस लिस्ट में। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, 85 से आप याद रख सकते हो। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85 नंबर पे था, जापान टॉप पे था। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आया था उसमें टॉप पे रहा था बेलारूस, और भारत 94 नंबर पे रहा था। और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जो आया था उसमें भारत 7वें नंबर पे था और टॉप पे मोजाम्बिक था। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसको जारी किया, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बर्लिन जर्मनी में। फिर एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार को। एक्चुअल में एसबीआई में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो एक अध्यक्ष तो आप जानते हो दिनेश कुमार खारा है। 4 मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? 2 तो यही हो गए, स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार, ये भी नए बने। और इनसे पहले 2 थे, सीएस शेट्टी और अश्विनी भाटिया। अब आप ये मत सोचना कि मैं आपको ये इस तरह के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर करा रहा हूँ, क्योंकि वहां तो 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, आपसे कैसे पूछेंगे ये। अभी आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम अगर एनालिसिस आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था, अभी आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं ना, इतना तो आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो वहां से प्रश्न आ गया था अभी कि अभी नए कौन बने थे, तो प्रश्न पूछे जाते हैं भैया, इसीलिए करा रहे हैं, तो इनको याद रखना। और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चलना है ना। फिर से याद दिला दूं आपको, आप लोग भूल बड़े जाते हो। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर कोविड-19 टीकों को मित्र देशों तक पहुंचाने के लिए भारत की पहल इनिशिएटिव का नाम क्या है? तो आंसर होगा वैक्सीन मैत्री। तो अभी भारत अपनी वैक्सीन मैत्री पहल के तहत श्रीलंका को कोविड शील्ड वैक्सीन की 5 लाख खुराक देने जा रहा है। ये जो कोविड शील्ड वैक्सीन है इसको तैयार किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है। और आपको बता दूं कि इस पहल के तहत भारत पहले ही मालदीव, नेपाल, मॉरिशस सहित अन्य 7 पड़ोसी देशों को लगभग 5 मिलियन से ज्यादा खुराक पहुंचा चुका है। फिर हाल ही में किसे कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शुभ दर्शनी त्रिपाठी को। बाकी मनीष चौहान ये पुर्तगाल में भारतीय राजदूत बने, वीरेंद्र कुमार पॉल ये सोमालिया में भारतीय राजदूत बने, और जयंत खोबरागड़े आसियान सचिवालय में भारत के राजदूत बने। ये देखो, कजाकिस्तान की बात करेंगे, कैपिटल नूर सुल्तान है, करेंसी कजाकिस्तानी टेंगे है, और प्रेसिडेंट है कसाम जोमार्ट टोकायेव। फिर हाल ही में किसने किसानों के लिए कृषि सखा एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। तो अभी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने भारतीय किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप कृषि सखा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जो उन्हें अपनी दैनिक खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसानों को फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल तक पहुंच भी प्राप्त होगी। अभी आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक जो है वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस मूवर्स एंड शेकर्स 2020 की रैंकिंग में टॉप पे रहा था। और आईसीसी से क्या याद होगा, अभी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। और बाकी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है।
MD CEO संजीव श्रीनिवासन है और सुरक्षा का नया नजरिया इसकी। और अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि ICICI लोम्बार्ड ने कहा है कि वो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करेगा, एक्विजिशन करेगा। फिर है ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 रैंकिंग के अनुसार कौन सी भारतीय कंपनी विश्व में 5वें सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में उभरी है? तो आंसर होगा रिलायंस जियो। तो अभी ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 रैंकिंग के अनुसार मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो ये विश्व स्तर पर 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनकर उभरी है। और आपको बता दूं इस लिस्ट में टॉप पे है वीचैट जो सबसे ऊपर है, इसके बाद फेरारी और उसके बाद रशिया का सेबर बैंक है और फिर नंबर आता है कोको कोला का और फिर आता है रिलायंस जियो। तो ये याद रखना। फिर अभी हाल ही में भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी प्रशांत डोरा का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? तो आंसर होगा फुटबॉल से। तो ये भारत और मोहन बागान के पूर्व गोलकीपर थे प्रशांत डोरा, जिनका भी निधन हो गया। और फुटबॉल के कुछ फेमस कप और ट्रॉफीज मैंने आपको बताई थी, जैसे कि संतोष ट्रॉफी हो गई, फेडरेशन कप हो गया, डूरंड कप हो गया, सुब्रतो कप हो गया, कोपा अमेरिका हो गया, ला लीगा ट्रॉफी हो गई, इंडियन सुपर लीग। मतलब इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं कि पूछ लिया डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल आंसर करना और आगे बढ़ जाना। तो यही ध्यान रखना है ना। फिर हाल ही में ICC के द्वारा किस नए अवार्ड की घोषणा की गई? तो आंसर होगा प्लेयर ऑफ द मंथ। तो अभी ICC ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को चिन्हित करने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा की है। मतलब अब इस कैटेगरी में भी ICC के द्वारा अवार्ड दिए जाएंगे। ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है और CEO मनु साहनी है और चेयरपर्सन ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड से हैं। याद रखना ICC जो मेंस वर्ल्ड कप होगा 2023 में होगा भारत में, और ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप ये 2000 पहले 21 में होने वाला था, लेकिन अब ये 2022 में होगा न्यूजीलैंड में। याद रखना ये भैया। फिर अगला प्रश्न है, देखो टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी जस्टिस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों को न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में जो महाराष्ट्र है वो सभी राज्यों में अव्वल रहा है। तो अभी टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक टॉप 3 राज्य हैं। पहले तो हमने बोला महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे तेलंगाना। अब ध्यान से सुना है तो लार्जर स्टेट्स की बात हो गई। एक स्मॉलर स्टेट्स में बात करेंगे, यानी कि जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है। तो 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में टॉप पे कौन है? त्रिपुरा है। फिर है सिक्किम, फिर है गोवा। किस मामले में? अपने नागरिकों को सबसे ज्यादा न्याय देने के मामले में। फिर है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 11%। तो अभी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट को 11% रहने का अनुमान लगाया, जबकि करंट फिस्कल ईयर में, चालू वित्त वर्ष में जो GDP ग्रोथ रेट है उसको -7% रहने का अनुमान लगाया है। अच्छा, हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। और अभी जो बजट आया उस पर मैंने ऑडियो भी बना दिया, वीडियो भी बना दिया, तो आप वीडियो भी सुन लेना और रिवीजन के लिए ऑडियो भी सुनते रहना। वीडियो तो आपको अपने YouTube चैनल पे मिल जाएगा, क्रैक एग्जाम पे वीडियो वाले सेक्शन में जाना, वहां स्क्रॉल करना नीचे, वहां आपको मिल जाएगा इजीली। और ऑडियो के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करें, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा उसका सबसे ऊपर ही, वहां जाकर के उसे सुन सकते हैं। फिर अभी अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई? तो आंसर होगा जेनेट येलेन। जेनेट येलेन ये अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। इससे पहले ये अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व की प्रमुख भी रह चुकी हैं। 2014 में जब ये फेडरल रिजर्व की प्रमुख बनी थी तो ये पहली महिला थी वहां की प्रमुख बनने वाली फेडरल रिजर्व की। अच्छा, वित्त मंत्री से याद आता है, वैसे हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। बाकी काला कजास ये अभी एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने। ये बाला देवी ये यूरोपियन लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी थी। अमेरिका में भी नए प्रेसिडेंट बन गए जो बाइडेन, 46 नंबर के हैं, और पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। फिर हाल ही में कपड़ा मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा यूपी सिंह को। कपड़ा मंत्री कौन है? हमारी स्मृति ईरानी है। और सृष्टि गोस्वामी की बात करेंगे तो उत्तराखंड में एक दिन की ये मुख्यमंत्री बनी थी, जब आपने इनका नाम सुना होगा, इंपॉर्टेंट नाम है। उदय शंकर तो फिक्की के नए अध्यक्ष बने थे और तरुण कुमार एनसीसी के डायरेक्टर जनरल बने। फिर है हाल ही में सौमित्र चटर्जी लाइफ ऑफ सिनेमा, थिएटर, पोइट्री एंड पेंटिंग नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा अर्जुन सेन गुप्ता और पार्थ मुखर्जी ने।
तो अभी महान बंगाली अभिनेता और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करता सौमित्र चटर्जी की बायोग्राफी है ये, जिसे अभी उनकी 86th बर्थ एनिवर्सरी पर रिलीज किया गया। क्या नाम है उसका? सौमित्र चटर्जी, अ लाइफ ऑफ सिनेमा, थिएटर, पोएट्री एंड पेंटिंग। और इसे लिखा है, इसके राइटर हैं अर्जुन सेन गुप्ता और पार्थ मुखर्जी। वैसे इनका पिछले साल नवंबर में निधन हो चुका है, तो इनका नाम आपने जरूर पहले भी सुना होगा और अभी याद रखना। फिर है, हाल ही में अल्ट्रा वायलेट किरणों से कोच सैनिटाइज करने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन सी बन गई? तो आंसर होगा लखनऊ मेट्रो। तो अभी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दावा किया है कि लखनऊ मेट्रो पैरा बैंगनी किरणों अल्ट्रा वायलेट रेज से ट्रेन के कोचेज को सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो रेल सेवा बन गई है। तो इसके लिए एक अल्ट्रा वायलेट लैंप बनाया है जो 7 मिनट में पूरे कोच को सैनिटाइज कर सकता है, और इससे सैनिटाइजेशन की लागत में भी 40% की या 40 गुना तक की कमी आई है। और मेट्रो से कुछ याद आता है क्या? अभी दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन जो कि जोड़ती है जनकपुरी पश्चिम को बोटनिकल गार्डन से, वहां पे भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसी तरह से आपको याद होगा हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया फॉर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, और इसे बनाया भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने। फिर हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जेंडर पार्क लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा केरल में। तो केरल सरकार कोझिकोड में 300 करोड़ रुपए के 3 टावर जेंडर पार्क को लॉन्च करेगी। तो सिंपल सा याद रखो, भारत का पहला जेंडर पार्क ये कहां पे लॉन्च होगा, स्थापित किया जाएगा? केरल में। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं, एस मणिकुमार यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। फिर है, लाइफ अननोन अ पैसेज थ्रू इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? लेखक कौन है? कार्तिकेय लड्ढा ने। तो इनका नाम याद रखना। बाकी लेसन्स लाइफ टॉट में अननोइंगली जो ये बायोग्राफी है ये अनुपम खेर की है। और अभी इन्होंने योर बेस्ट डे इज टुडे नाम की बुक को भी लिखा था। विश्वरूप रॉय चौधरी ने एक बुक लिखी जिसका नाम है 1 क्वेश्चंस दैट कैन सेव योर लाइफ। आयकर पटेल ने अवर हिंदू राष्ट्र नाम की बुक को लिखा।